कैसे हैं दोस्तों? अगर आपने अभी तक ई-कैट या एमडी-कैट की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग ई-कैट या एमडी-कैट का क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं और मकसद आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी को आसान से आसान तर बनाया जा सके। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट कीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है A chemical equilibrium is said to be at equilibrium when the rates of forward and backward reactions are। एक केमिकल रिएक्शन को उस वक्त इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया जाता है जब रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल, अनइक्वल, कांस्टेंट या इंक्रीज्ड। तो इसका आंसर है इक्वल। जब रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट्स ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन 3A + 2B आगे जाके कन्वर्ट हो रही है C में, हमें केसी का एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं। केसी का एक्सप्रेशन इसमें क्या होगा? तो देखें हमारे पास लिखा हुआ है 3A + 2B आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है C के अंदर। तो केसी का फॉर्मूला क्या होता है? केसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हम ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को हम नीचे रखते हैं। तो देखें प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में C ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में A की पावर 3 और B की पावर 2 ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो केसी का एक्सप्रेशन आप देखें ये कहाँ पर आ रहा है? हमारे पास ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू गेट द आंसर। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे। एमसीक्यू नंबर 3 पे हमसे क्या कहा जा रहा है? 0.33 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल और 0.33 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आर इन इक्विलिब्रियम with 0.666 moles of ester and water. The equilibrium Kc for the reaction will be। हमसे पूछा जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल है। सबसे पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हमें बताया जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल है और साथ में एसिटिक एसिड है। इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड जब रिएक्ट कर रहे हैं तो आगे जाके कन्वर्ट हो रहे हैं ईस्टर में और वाटर में। अब हमें साथ में ये बताया गया कि इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.33 मोल्स। तो 0.33 मोल्स दोनों की हो गई कॉन्सेंट्रेशन और ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो हमें सारा डेटा ये इक्विलिब्रियम का बताया जा रहा है। साथ साथ में हमें ईस्टर या वाटर का बताया जा रहा है कि 0.666 मोल्स हमारे पास ईस्टर की और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है। तो ईस्टर की भी हो जाएगी 0.666 और वाटर की भी हो जाएगी 0.666। अब हमें पूछा जा रहा है कि केसी क्या होगा इस एक्सप्रेशन का। तो केसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आ जाती है और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाती है। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.666 मल्टीप्लाई बाय 0.666 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 0.333 और दोबारा से 0.333। देखें आपने इधर घबराना नहीं है बिल्कुल भी, पॉइंट से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने डेसिमल को इग्नोर कर देना। तो आपने डेसिमल को इग्नोर किया, हमारे पास अब बचाएगा 333 और ऊपर 666। तो 333 1 333 और 333 2 666। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो केसी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी 4। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। देखिए एमसीक्यू नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है? एमसीक्यू नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI, यहाँ पे मास बताया, मोलर मास बताया हुआ आयोडीन का 127 और एक्टिव मास हमें निकालना है HI का। वॉल्यूम बता रहे हैं, वॉल्यूम है हमारे पास 2 लीटर और हमें बस एक्टिव मास निकालना है। देखें एक्टिव मास या मोलैरिटी एक ही बात है। एक्टिव मास निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है, यानी कि सबसे पहले मोल्स को आप ऊपर रख लें और मोल्स को हम n से शो करते हैं, n डिवाइडेड बाय v। देखिए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखिए मास आपको कितना गिवन है? मास आपको गिवन है 64 ग्राम। मोलर मास आपको गिवन है कितना? देखिए मोलर मास आपको HI का निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और आयोडीन का गिवन है 127। दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 128। तो मास को डिवाइड किया आपने मोलर मास से 64 डिवाइड बाय 128 और फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 2 लीटर्स। अब देखें 64 1 64, 64 2 128।
अब 1/2 नीचे डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, ये वाला 2 नीचे वाले 2 से यानी डिनोमिनेटर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी हो जाएगा 1/4 और हम सबको पता है कि 1/4 बराबर हो जाता है 0.25 के, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.25 ऑप्शन डी। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई के बटन पे जाके क्लिक करें और पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आगे के एमसीक्यू समझ आ जाए। आइए बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 5 पे हमसे पूछा जा रहा है फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2HI के अंदर, मैं लिख देता हूँ इसको H2 प्लस I2, ये कन्वर्ट हो रहा है 2HI के अंदर, और हमसे पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंज होगा किसके साथ। तो देखें Kc की वैल्यू डिपेंड करती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना ही तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ना ही तो प्रेशर पर, और ना ही कैटालिस्ट के ऊपर, इन तीनों चीज़ों पर इंडिपेंडेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से Kc की वैल्यू चेंज होती है। अब कितना चेंज होती है, ये एक रूल याद कर लीजिए, ये थंब रूल है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे Kc की वैल्यू डबल हो जाती है, या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Kc की वैल्यू, Kc चेंज हो जाएगा किस चीज़ के साथ, टेम्परेचर के साथ। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है अ केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन। देखिए केमिकल रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। अब जरा देखते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे। इन द रिएक्शन N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहे हैं 2NH3 के अंदर। डेल्टा H की वैल्यू गिवन है हमें -46.2 किलो कैलोरी पर मोल। एक रिएक्शन है जिसके अंदर अमोनिया गैस फॉर्म हो रही है, हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस विल बी फेवर्ड बाय। अमोनिया गैस की फॉर्मेशन जो है उसकी मतलब हमें फेवरेबल कंडीशंस बतानी है कि क्या क्या चीज़ें करने से उसकी यील्ड या उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ये समझ लेते हैं। इक्वेशन लिख देता हूँ, हमारे पास लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 के अंदर। देखें अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉन्सेंट्रेशन की, तो सबसे पहले एक बात जहन में होनी चाहिए कि जितना रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन गैस की और हाइड्रोजन गैस की। एक तो सबसे पहले ये चीज़ हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंडली देखें अगर हम प्रेशर से इसको लिंक करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट्स की तरफ टोटल कितने मोल्स हो जाएंगे, 1 + 3, टोटल मिला के यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 4 मोल्स, जबकि 2NH3 में हमारे पास है 2 मोल्स। और हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास किसी साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट की साइड पे है 4 मोल्स और प्रोडक्ट्स की साइड में 2 मोल्स। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो हमारे पास रिएक्शन मूव कर जाएगा प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो अमोनिया गैस ज़्यादा फॉर्म होगी। तो सबसे पहले मतलब सेकंड जो हमारी कंडीशन हो जाएगी वो सेकंड कंडीशन हो जाएगी हाई प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा होनी चाहिए, साथ साथ में प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा थर्डली अगर हम बात करें कि ये जो रिएक्शन है इसमें लिखा हुआ डेल्टा H इक्वल्स टू -46.2 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। जितना लो टेम्परेचर होता है उतनी आसानी से हीट रिलीज होकर सराउंडिंग में चली जाती है और रिएक्टेंट्स आसानी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करना, ये एक सही ऑप्शन है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना, ये एक गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी डिक्रीजिंग द प्रेशर, ये भी एक गलत ऑप्शन है। और ऑल द अबव फैक्टर्स हैव नो अफेक्ट, ये भी एक गलत ऑप्शन है। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही आंसर है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की है ये बार बार एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाएंगी, तो हम बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे, एक ही मरतबा इसको समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब जरा आ जाता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 8 पे हमसे क्या कहा जा रहा है, अगेन एक ऐसा ही सवाल आ गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 बाय O2 टू SO3 इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इक्वेशन लिख देते कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवा के आपने कन्वर्ट कर दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड में। मैंने इक्वेशन भी लिख दिया, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको बैलेंस भी कर दिया। ये बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो फेवरेबल कंडीशंस हमें बतानी है कि SO3 के लिए क्या होगी। सबसे पहले
एक बात समझ लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 मस्ट बी हायर। सेकेंडली हमारे पास देखें रिएक्टेंट्स की साइड पे अगेन 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स की साइड पे 2 मोल्स हैं, तो हाई प्रेशर विल बी फेवरेबल। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन हो जाएगी हाई प्रेशर। और थर्ड कंडीशन, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से अगेन लो टेम्परेचर विल बी फेवरेबल। तो यहाँ पर जरा देखें, ऑप्शन ए के अंदर कहा जा रहा है टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। हमें पता है कि टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना, टेम्परेचर को तो कम करना है, लो टेम्परेचर फेवरेबल है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अच्छा, बी पे आते हैं, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड एंड केप्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखिए टेम्परेचर को कम किया जा रहा है जितना कम किया जा सकता है, और साथ साथ में प्रेशर भी हाई किया जा रहा है। तो देखें ये दोनों कंडीशंस हमारी फेवरेबल हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी के अंदर बोल रहे हैं कि बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंक्रीज्ड, दोनों को ही बढ़ा दो, टेम्परेचर को भी बढ़ा दो और प्रेशर को भी। तो देखिए ये बात गलत हो गई, हमने टेम्परेचर को कम करना और प्रेशर को बढ़ाना है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। सिमिलरली ऑप्शन डी में दोनों को कम करने का बोल रहे हैं, तो दोनों ये ऑप्शन डी जो है ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास MCQ नंबर 8 के बाद MCQ नंबर 9 पे आते हैं। MCQ नंबर 9 के अंदर कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटियर्स प्रिंसिपल एडिंग हीट टू अ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसके अंदर आप हीट ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा या बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, या टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये नहीं पूछेंगे। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन विल डिक्रीज के रिएक्शन का टेम्परेचर गिर जाएगा। देखें हमें ये बोल रहे हैं कि हीट ऐड करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से। तो देखें ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ना सिर्फ डायरेक्शन को डिस्कस करता है कि कब फॉरवर्ड होगी, कब बैकवर्ड होगी, या कब कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, तो इस चीज को ली चैटलियर्स प्रिंसिपल डिस्कस करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने ये पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। लो टेम्परेचर फेवरेबल इसलिए होता है क्योंकि लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और हमें फॉरवर्ड रिएक्शन ही चाहिए होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यानी कि हम हीट बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो हाई टेम्परेचर से क्या होगा कि रिएक्शन मूव करना शुरू कर देगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आपको इसके पीछे रीजन जानना है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक में, तो आपको अगेन पीछे वाली वीडियो के अंदर मिल जाएगा, आई के बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि एडिंग हीट विल इंक्रीज द बैकवर्ड रिएक्शन। अब चलते हैं MCQ नंबर 10 के ऊपर। MCQ नंबर 10 के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक, इसमें कौन सा रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है और एंडोथर्मिक भी है? देखें रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान ये है कि डबल एरो से शो किया जाता है, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन डबल एरो से शो नहीं किया हुआ, तो हमें ये चीज़ थोड़ी देर के लिए इग्नोर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक भी हो सकती है। अब हमारे पास रिवर्सिबल के बजाय एंडोथर्मिक पे फोकस करते हैं। देखें एंडोथर्मिक क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है कि जहां पर हीट मौजूद होगी रिएक्टेंट वाली साइड पे, कि रिएक्टेंट्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखें रिएक्टेंट्स के अंदर हीट मौजूद कहाँ पर है? देखें ऑप्शन ए के अंदर हीट मौजूद है प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर आप ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में भी हीट मौजूद है प्रोडक्ट वाली साइड के ऊपर, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी यहाँ पर हीट मौजूद है रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव, तो इसलिए ये गलत है। MCQ नंबर 11 पर आते हैं। MCQ नंबर 11 पे हमसे कहा जा रहा है कि व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन लिक्विड स्टेट द सिस्टम सच अ सिस्टम इज कॉल्ड, जब सारे ही रिएक्टेंट्स और सारे ही प्रोडक्ट्स लिक्विड स्टेट के अंदर होंगे तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? मतलब ये सिस्टम कौन सी इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद होगा? ऑप्शंस के अंदर अगर देखें तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, डायनामिक या नन ऑफ द अबव। तो देखें दोनों रिएक्टेंट्स यानी सारे ही रिएक्टेंट्स यानी प्रोडक्ट्स ये लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद हैं। लिक्विड स्टेट का के अंदर मौजूद होना ये जरूरी नहीं है। देखें सब लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये है कि फेज 1 है, एक ही फेज के अंदर मौजूद है। अगर ये सब लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद है तो भी एक फेज, सारे ही गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद है तो भी एक फेज, और अगर सभी सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद है तो भी एक फेज। और अगर एक फेज होगा ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा होगा तो हम इसको कहेंगे होमोजीनियस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और अगर एक से ज्यादा फेज होंगे तो इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद होगा। तो हमारे MCQ नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 12 के अंदर। MCQ नंबर 12 के अंदर सेम बात पूछी है कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिफरेंट फेज के अंदर होंगे तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 13 पर आते हैं। टर्म एक्टिव मास मींस कॉन्सेंट्रेशन इन। एक्टिव मास का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन कौन से यूनिट के अंदर होगी। देखिए हमने पढ़ा था कि एक्टिव मास सिमिलर है मोलैरिटी से, और मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो एक्टिव मास का यूनिट भी हो जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं, हमसे कहा जा रहा है MCQ नंबर 14 के अंदर, इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, then the equilibrium shifts in such a way that the effect of change condition is nullified। देखिए हमसे कहा जा रहा है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज लाया जाता है तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहां पर वो उस चेंज को नलिफाई कर दे, यानी कि खत्म कर दे। तो देखें ये स्टेटमेंट हमें बतानी है, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट है ली चैटलर्स प्रिंसिपल की, और ये भी डिस्कस किया जा चुका है लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब किया तो वो केमिकल रिएक्शन जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे वो इक्विलिब्रियम को वापसी रीअटेन करने की कोशिश करे। तो ये था ली चैटलर्स प्रिंसिपल। अब बात करते हैं MCQ नंबर 15 की। तो MCQ नंबर 15 पे हमें कहा जा रहा है कि अ पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट अनएबल टू रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑप्शन ए मोर क्विकली, स्लोली, मॉडरेटली या नन ऑफ द अबव। देखें जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट का एक नाम और भी है, वो नाम है प्रोमोटर। तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, इसीलिए फॉरन प्रोडक्ट हमारे पास बन जाते हैं या फॉरन से हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोर क्विकली। एक बात और याद रख लीजिए कि प्रोमोटर जो होता है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमें कहा जा रहा है MCQ नंबर 16 में कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, और ऑप्शन सी के अंदर कहा जा रहा है कि मे इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग रिएक्शन, और डी के अंदर कहा जा रहा है कि रिमेन्स कांस्टेंट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। देखिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर सीधा सीधा लग रहा है कि रेट लॉ। अब ये रेट लॉ क्या है, रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, या आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं इसको। अगर देखें रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होता रहता है तो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम होती जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाते हैं। जब रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद कम होता चला जाता है। रेट लॉ आप इसको दोबारा से समझ लीजिएगा। अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 17 के अंदर पूछा जा रहा है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है 2SO3 के अंदर, डेल्टा H नेगेटिव है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर वुड। देखिए यहाँ पर हमें डेल्टा H नेगेटिव बता रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ये वाली लाइन हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं करेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास है 3 मोल्स और प्रोडक्ट वाली साइड में हमारे पास है 2 मोल्स। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट से शिफ्ट होके जो रिएक्टेंट्स हैं वो शिफ्ट होकर प्रोडक्ट वाली साइड में चले जाएंगे, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जिससे हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड ज़्यादा फॉर्म होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, कि सल्फर ट्राइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन नहीं होगी, क्योंकि जब उसकी डिकम्पोजिशन होगी तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड ही जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया, नो अफेक्ट वाला ऑप्शन सी भी गलत, और ऑप्शन डी के रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ये भी गलत। अब बात करते हैं MCQ नंबर 18 की।
तो एमसीक्यू नंबर 18 में हमसे कहा जा रहा है विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है इक्विलिब्रियम स्टेट के हवाले से। देखिए सबसे पहली बात कि ऑप्शन ए के अंदर कहा जा रहा है इट इज डायनेमिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम हमें पता है कि वो डायनेमिक इन नेचर होता है, तो ऑप्शन ए तो सही है, हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन बी के अंदर कह रहे हैं कि इट रीएडजस्ट इटसेल्फ विद द चेंज ऑफ कंडीशंस। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ली चार्लियर्स प्रिंसिपल है कि जब जब कंडीशन चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी। तो ऑप्शन सी के अंदर कहा जा रहा है कि इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन की किसी भी डायरेक्शन में जाके अपने आप को अचीव कर सकता है या अटेन कर सकता है, तो ऑप्शन सी भी ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, जो कि हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अल्टीमेटली ऊपर वाले तीनों एमसीक्यूज, तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, तो ऑप्शन डी गलत होगा। ऑप्शन डी के अंदर कहा जा रहा है कि इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द रिएक्टेंट ओनली, यानी कि ये सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड पे जाके अचीव कर सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड पे जाके अचीव हो सकती है, तो ये बात गलत है क्योंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे भी जाके अचीव हो सकती है और बैकवर्ड यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे भी आके अचीव हो सकती है, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमारा आंसर है। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 19 पे। तो एमसीक्यू नंबर 19 पे कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। रॉन्ग, केसी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, के दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो ये ऑप्शन डी सही है। साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि केसी और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर पे। केसी की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर पे, इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, और साथ साथ में कैटलिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर अगेन एक सवाल ऐसा किया जा रहा है ली चार्लियर्स प्रिंसिपल के हवाले से कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन N2 + 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 के अंदर, और हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें बता रहे हैं कि -92 किलोजूल पर मोल है और ये नेगेटिव है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि जब डेल्टा H नेगेटिव होता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब आगे हमसे पूछ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल बी फेवर्ड बाय, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन कौन कौन से फैक्टर से ज़्यादा हो सकती है। तो हमें खुद पता है कि अमोनिया हमारे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में 2NH3 में। अगेन ये एक ही बात आ गई वापसी कि रिएक्टेंट्स में है 4 मोल्स और प्रोडक्ट्स में है हमारे पास 2 मोल्स, तो हाई प्रेशर फेवरेबल होगा। सेकेंडली लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और साथ साथ में हाई कॉन्सेंट्रेशन फेवरेबल होगी N2 गैस की और हाइड्रोजन गैस की। तो ये ऊपर भी इस जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर कहा जा रहा है हाई टेम्परेचर। तो देखिए हाई टेम्परेचर तो फेवरेबल नहीं है क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में दोबारा लिखा हुआ हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। और अच्छा आ जाए यहाँ पर हमें कहा जा रहा है ऑप्शन डी में सिर्फ लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर फेवरेबल है, लेकिन अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो इसमें पूरी बात हुई है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर और साथ में यूज़ ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। तो हमें पता है यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज़ होता है आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड वगैरह, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि लो टेम्परेचर रखना है और प्रेशर को हाई रखना है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू नंबर 20 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू इन द रिएक्शन H2 + I2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2HI में, यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें कौन सी बात ठीक होगी। देखिए Kc और Kp का रिलेशन पूछ रहे हैं। एक बात समझ लेते हैं, अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन नहीं एक्चुअली रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम, या आप ये समझ लें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं, तो हमारे पास Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होने से Kp की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्या लॉजिक है इसके पीछे, इस पे नहीं पढ़ रहा है और अभी डायरेक्ट आगे बढ़ रहा है। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास बराबर होंगे तो Kc बराबर हो जाएगा Kp के। तो दोबारा अगेन जहन में रख लीजिए,
जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं रिएक्टेंट्स के तो Kc ज़्यादा, अगर प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं तो Kp ज़्यादा, दोनों सेम हैं तो Kc और Kp बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे H2 प्लस I2 में टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन गैस का 1 और आयोडीन गैस का भी 1 मोल, जबकि यहाँ पे 2Hi में भी 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो Kc बराबर हो जाएगा Kp के, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 22 पे। तो MCQ नंबर 22 में हमसे कहा जा रहा है इन द रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में, 4 मोल्स ऑफ A कंबाइन हो रहे हैं 4 मोल्स ऑफ B के साथ और फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ C और 2 मोल्स ऑफ D। Kc फॉर द रिएक्शन क्या होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसी में बच्चे कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं। तो आगे जरा सबसे पहले इस क्वेश्चन की वर्डिंग को समझते हैं। हमें एक इक्वेशन गिवन है A प्लस बी जो कि कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में। जरूरी नहीं है कि आपको A B C D गिवन हो, कोई भी दो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स गिवन हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसके हिसाब से देख लेंगे। अब हमारे पास बोल रहे हैं कि 4 मोल्स A के कंबाइन हो रहे हैं 4 मोल्स ऑफ B के साथ, यानी कि ये जो डेटा बता रहे हैं ये डेटा बता रहे हैं इनिशियल कंडीशंस का। अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, अभी तो रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, हमें बता रहे हैं इनिशियल कंडीशंस पे 4 मोल्स A के हैं और 4 मोल्स B के हैं। अब देखिए इनिशियल कंडीशंस में हमारे पास प्रोडक्ट्स तो कुछ होते ही नहीं है, तो इसलिए प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हमने अज्यूम कर ली 0 और 0, ये हो गया इनिशियल की बात, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे कि 2 मोल्स C के और 2 मोल्स D के फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब कि C के 2 मोल्स और D के 2 मोल्स मौजूद हैं इक्विलिब्रियम पे। अब ये C के 2 मोल्स और D के 2 मोल्स आसमान से तो उतरे नहीं है, यकीनन रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ तो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स में कमी वाकई होगी। अब रिएक्टेंट्स हमारे पास थे 4 में से 2 चले गए तो यहाँ पे बच जाएंगे 2, और 4 में से यहाँ पर भी 2 चले गए, मतलब 2 मोल्स प्रोडक्ट्स के फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब 4 में से 2 कम हो जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा वापसी 2। हमारे पास रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी हो गई 2 और 2 और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी हो गई 2 और 2। अब हमें Kc का फॉर्मूला पता है, Kc का फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट्स को नीचे रखते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स भी ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे डिवाइड में रिएक्टेंट्स की जगह पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1। आगे बढ़ते हैं, आपको ये शायद समझ में आ गया होगा, आई होप यू गेट द आंसर। 23 पर बढ़ते हैं। 23 के अंदर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। अगेन सेम सवाल रिपीट हो गया डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ। बात वही है कि Kc की वैल्यू किस वजह से चेंज होती है, चेंज ऑफ टेम्परेचर से। दोबारा एक्सप्लेन नहीं करते इसको, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 24 पे आ जाए। 24 के अंदर कहा जा रहा है कि इफ द प्रेशर इन द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 प्लस O2 जो कि कन्वर्ट हो रहा है 2NO प्लस हीट के अंदर, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो Kc पे क्या फर्क पड़ेगा। देखें ये अच्छा सवाल है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइन हो रहे हैं और जाके कन्वर्ट हो रहे हैं 2NO के अंदर। देखें दोनों के मोल्स अगर हम देखेंगे तो दोनों के मोल्स हैं 2, मतलब दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 2। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के टोटल देख लेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएंगे और NO की भी हो जाएंगे 2 मोल्स। हमने पढ़ा था कि अगर हम हाई प्रेशर करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी साइड पे भी नंबर ऑफ मोल्स कम नहीं है, दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। उन्होंने प्रेशर का इफेक्ट पूछा सिर्फ और सिर्फ, तो नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर इज द राइट आंसर। नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर इज द राइट आंसर। तो जब प्रेशर को कोई अफेक्ट होगा ही नहीं तो Kc क्या होगी, Kc वुड रिमेन सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 25 के अंदर कि रिएक्शन H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट हो रहा है 2HCl के अंदर, इज कैरीड आउट इन 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क, इफ द सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट इन 2 लीटर फ्लास्क, Kc विल बी। सेम क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ कि Kc पे क्या फर्क पड़ेगा अगर पहले एक रिएक्शन 1 डेसीमीटर क्यूब के फ्लास्क में किया जा रहा था और अब 2 डेसीमीटर क्यूब के फ्लास्क में किया जा रहा है, तो अब Kc पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए Kc सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, वॉल्यूम के चेंज होने से Kc पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है 26 पे इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम कि देन इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय। जब रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम सेम होते हैं तो इक्विलिब्रियम किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होता। अगेन ये आसान सा सवाल है और पहले भी रिपीट हो चुका है। जब वॉल्यूम सेम होते हैं इसका मतलब दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स की तादाद भी सेम है, और जब नंबर ऑफ मोल्स की तादाद सेम होती है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेशर।
आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 27 पे। तो एमसीक्यू नंबर 27 पे कहा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वुड बी मैक्सिमम। इनमें से कौन से केस में रिएक्शन की एक्सटेंट ज़्यादा होगी। तो देखें रिएक्शन की एक्सटेंट हमें कैसे पता लगता है, हम केसी की वैल्यू को देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें जाननी है तो हम देखेंगे केसी की वैल्यू। केसी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद काफ़ी कम हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके अंदर, देखें केसी की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 की पावर -13 गलत हो गया क्योंकि ये बहुत छोटा है, और 10 ये सही आंसर हो सकता है लेकिन देखते हैं फर्दर। और 0.1 10 से छोटा है तो इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की पावर 55, 10 रेज टू द पावर 55। तो देखिए यहाँ पर केसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी भी गलत है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी केसी की वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, और जहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू होगी केसी की वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सबसे मिनिमम है। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 28 पे। तो एमसीक्यू नंबर 28 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर मास यूरिया का है 60, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 है और 10 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन है यूरिया का जिसके अंदर मौजूद है 240 ग्राम। देन द एक्टिव मास ऑफ यूरिया वुड बी। हमें एक्टिव मास निकालना है यूरिया का, बहुत आसान है। एक्टिव मास हमने पहले अभी ऊपर निकाला है, पहले भी निकाला है। तो एक्टिव मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि मोल्स को ऊपर रखो और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब मोल्स का फॉर्मूला खोल लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखिए मास हमें गिवन है कितना 240 ग्राम, और मोलर मास हमें गिवन है यूरिया का 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गिवन है हमें कितना 10। देखें 60 वन द 60, 60 4 ज़ा 240। देखें बहुत आसान है, 0 से 0 को काट दें आप, और 6 वन द 6, 6 4 ज़ा 24। अब देखें 4 ऊपर रह गया, नीचे डिवाइड में आ गया 10, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 0.4। हमारा सही आंसर होगा 0.4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 29 पे। तो एमसीक्यू नंबर 29 के अंदर कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी शिफ्टेड बाय। अगर कोई रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और उस रिएक्शन के अंदर हमने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमने उसके अंदर डिसॉल्व किया हुआ था, लेट्स से कि हमने AgCl डिसॉल्व किया हुआ था या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कोई सा भी ऐसा सॉल्ट जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, हमने उस सॉल्यूशन में उस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को डिसॉल्व किया हुआ था, और डिसोसिएटेड में और अनडिसोसिएटेड में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था। तो उसमें अगर हम क्या करें, क्या चीज़ करें कि इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज करें, टेम्परेचर को डिक्रीज करें, या कैटलिस्ट को ऐड करें, या कॉमन आयन ऐड करें जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए या उसकी डायरेक्शन शिफ्ट हो जाए, तो हमें ये बताना है। देखिए सीधा सीधा कॉमन आयन इफेक्ट है। अगर आप AgCl को डिसॉल्व करते हैं या कोई भी आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि AgCl लेट्स से वो जाके अपने आयंस में टूट जाएगा Ag प्लस में और Cl माइनस में। लेकिन हमें पता है AgCl कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो AgCl यहाँ पर लिखा हुआ है अनडिसोसिएटेड जो कि एज इट इज रहेगा, और Ag प्लस और Cl माइनस ये वो है जो कि अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है AgCl ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया था, तो ये डिसोसिएटेड। ठीक है, अब होगा क्या इनके दरमियान में, अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। अब फर्दर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ पर आपने एक कॉमन आयन ऐड किया, लेट्स से आपने सोडियम क्लोराइड NaCl ऐड किया। जब आप NaCl ऐड करेंगे या कोई सा भी आप सॉल्ट ऐड करेंगे जिसके अंदर क्लोरीन शामिल है, यानी कि कोई कॉमन आयन शामिल है, तो होगा क्या कि Na प्लस और Cl माइनस के ऐड करने से क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हैं कि क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, दैट इज के प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। और जब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन मूव कर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे हमें वापसी सिल्वर के या सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिंग अ कॉमन आयन, के कॉमन आयन के ऐड करने से ही रिएक्शन में चेंज आता है। एमसीक्यू नंबर 29 पे हमने एडिंग अ कॉमन आयन पे टिक किया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सही आंसर है। और हमारा लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 30। इसके अंदर कहा जा रहा है कि व्हेन केसी वैल्यू ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ वेरी हाई। जब केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो ये क्या शो करता है कि रिएक्टेंट हाईली स्टेबल है या रिएक्टेंट हाईली अनस्टेबल है, या फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो बहुत स्लो स्पीड के अंदर होगा, और कोई प्रिडिक्शन नो प्रिडिक्शन कैन बी मेड, यानी कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। हमसे ये पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 30 के अंदर। देखिए एक बात समझ लें, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है,
केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ स्पीड के अंदर हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों फास्ट हो रहा है? देखें, अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्टेंट्स अगर अनस्टेबल होंगे तो वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अनस्टेबल रिएक्टेंट्स अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे स्टेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जिससे केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है वो हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से अपने आप को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज तमाम हुए। अगर आपको अपनी तैयारी पक्की करनी है तो ईकैट या एमडीकैट का क्रैश कोर्स आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। थैंक यू।